आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कच्छ का किसान हो या सरहद पर खड़ा जवान, दोनों के लोगों के पानी की चिंता दूर हुई है। यहां के लोगों की विशेष प्रशंसा करूंगा जिन्होंने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांव गांव में लोग आगे आए, पानी समितियां बनी, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला, चेक डैम्स बनाए, पानी की टंकियां बनाई, नहरें बनाने में मदद की। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब नर्मदा का पानी यहां पहुंचा था। वो दिन मुझे बराबर याद था। जिस दिन मां नर्मदा का पानी पहुंचा, शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा, दुनिया में कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा। जब नर्मदा मां यहां कच्छ की धरती पर पहुंची थी, हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बह रहे थे। वो दृश्य मैंने देखा था। पानी क्या है ये कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं, शायद कोई समझ सकता है। गुजरात में पानी के लिए जो विशेष ग्रिड बनाए गए, नहरों का जाल बिछाया गया, उसका लाभ अब करोड़ों लोगों को हो रहा है। यहां के लोगों के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन का भी आधार बने हैं। देश में हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। सिर्फ 1.25 साल के भीतर इस अभियान के तहत करीब करीब 3 करोड़ घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है। यहां गुजरात में भी 80% से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पानी को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ ही समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसैलिनेशन प्लांट, नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का यह प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबडासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापर, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। साथियों, कच्छ के अलावा दहेज, द्वारिका, घोघा, भावनगर, गिर सोमनाथ, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेरणा देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। भाइयों और बहनों, समय
और जरूरत के साथ बदलाव करना, यही कच्छ की गुजरात की ताकत है। आज गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मछुआरे साथी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ 1.5 दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण यह रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगनी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। अब आज अंजार की सरहद डेयरी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं कच्छ में डेयरी होनी चाहिए इस बात को लेकर के शुरू में बात करता था, तो जिससे मिलूं सब निराशा की बात करते, सब कहते थे साहब क्या अब यहाँ क्या, ठीक है थोड़ा बहुत हम इधर उधर कर देते हैं। मैंने कहा भाई छोटे से भी शुरू करना है, देखते हैं क्या होता है। वो छोटा सा काम आज कहां पहुंच गया देखिए। इस डेयरी ने कच्छ के पशुपालकों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ साल पहले तक कच्छ से, और वो भी बहुत कम मात्रा में, दूध को प्रोसेसिंग के लिए गांधीनगर की डेयरी में लाया जाता था, लेकिन अब वही प्रोसेसिंग अंजार के डेयरी प्लांट में हो रही है। इससे हर दिन ट्रांसपोर्टेशन में ही किसानों के लाखों रुपए बच रहे हैं। अब सरहद डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट की क्षमता और बढ़ने जा रही है। आने वाले दिनों में यहां का डेयरी प्लांट हर दिन 2 लाख लीटर ज्यादा दूध की प्रोसेसिंग करेगा। इसका आसपास के जिलों के पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, नए प्लांट में दही, बटर मिल्क, लस्सी, मक्खन, खोआ जैसे अनेक मिल्क प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन भी संभव हो पाएगा। साथियों, डेयरी सेक्टर में जिन पशुपालकों को लाभ हो रहा है उसमें से ज्यादातर छोटे किसान ही है। किसी के पास 3 पशु हैं, 4 पशु हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 7, और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है। यहां कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान
शून्य से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बाद मौत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। साथियों, साल 2010 में बन्नी भैंस को राष्ट्रीय मान्यता भी मिली थी। आजादी के बाद भैंस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मान्यता मिली। साथियों, बन्नी भैंस के दूध का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्था यहां कच्छ में बहुत सफल रही है। देश में बाकी जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत
हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं फिर एक बार कच्छ को अनेक अनेक बधाई देता हूं। अभी कुछ देर में जब मैं यहां आया हूं तो रणोत्सव के प्रति मेरा आकर्षण तो रहता ही है। कच्छ की विरासत, यहां की संस्कृति को नमन कर रहे एक और कार्यक्रम रणोत्सव का भी हिस्सा लूंगा। फिर से एक बार थोड़ा उस पल को जीने का प्रयास करूंगा। कच्छ के विश्व प्रसिद्ध व्हाइट डेजर्ट की यादें भी अपने साथ फिर एक बार आज दिल्ली ले चला जाऊंगा। कच्छ विकास की नई ऊंचाइयां छूता रहे, मेरी हमेशा यही कामना रहेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका, आपके मार्गदर्शी और स्नेह सभर उद्बोधन के लिए। समस्त गुजरात तो वડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે અને તેમાં પણ કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ 3 સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। જો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન પણ કર્યું હતું ને આ સંબોધનની શરૂઆત તેમણે કચ્છી ભાષામાં જ કરી હતી। આ સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે કચ્છને અનેક નવી ભેટ મળવા જઈ રહી છે અને તેમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂતોની પણ વાત કરી અને આ સાથે સાથે જે રીતે દેશભરમાં અત્યારે ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે તેને લઈને કહ્યું હતું કે દિલ્હીમાં જે આંદોલન થઈ રહ્યું છે તે ખેડૂતોને ભ્રમિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, ખેડૂતોને ડરાવવામાં આવી રહ્યા છે, તે વાત પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરી હતી। જો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા છે ત્યારે તેઓ કચ્છમાં રહેતા જ પરંતુ મૂળ પંજાબના એવા ખેડૂતો સાથે મુલાકાત પણ કરનાર છે। જો કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે જે આ 3 પ્રોજેક્ટ કચ્છમાં આવી રહ્યા છે તેના કારણે જ કચ્છ આખા દેશમાં ફરી એક વખત ખ્યાતનામ થશે। જો કે કચ્છની એક ઓળખ અલગ જ છે અને દેશભરમાં કચ્છનું નામ સૌથી સારી રીતે અનેક પર્યટન સ્થળ તરીકે ઉભરીને આવતું હોય છે, પરંતુ હવે કચ્છને અલગ अलग प्रोजेक्टना लईने अलग अलग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पण मळी रह्या छे। आ साथे ज कच्छनी बन्नी भેંસ विषे पण वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कह्युं हतुं अने कह्युं हतुं के दुनियामां सौथी श्रेष्ठ भેંસ छे अने आ साथे ज कोई डेरीवाळा तमाम गाय भેંસ के जमीन लई जाय छे तेवा सवालो पण कर्या हता अने ते सवाल खेडूत आंदोलन जे चाली रह्युं छे तेने लईने वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कर्या हता। आ साथे ज वडाप्रधाने कह्युं हतुं के विपक्ष सतत खेडूतोने भ्रमित करी रह्यो छे अने खेडूत आंदोलन जे चाली रह्युं छे ते राजकीय आंदोलन होवानुं पण वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कह्युं हतुं। आ पहेला पण वडाप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक सभाओमांथी अनेक विस्तारोमांथी खेडूतो पर जे आंदोलन चाली रह्युं छे तेने लईने निवेदन आपता रहे छे। जो के वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए आ साथे साथे जे 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जे छे जे कच्छमां जेमनुं खातमुहूर्त वडाप्रधान नरेंद्र मोदी करवा जई रह्या छे तेने लईने पण वातचीत करी हती। आ साथे ज वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कह्युं हतुं के दुनियानुं सौथी मोटुं हाइब्रिड रिन्युएबल एनर्जी पार्क जे छे ते हवे कच्छमां बनवा जई रह्युं छे, जेना कारणे कच्छ आखा विश्वमां ख्यातनाम थशे। आ साथे ज वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए खेडूतोने लईने जे छेल्ले वात करी हती, सतत खेडूतोने लईने वडाप्रधान नरेंद्र मोदी कहेता आव्या छे के खेडूतोनुं आंदोलन छे तेमां खेडूतोने डराववामां आवी रह्या छे, खेडूतोने भ्रमित करवामां आवी रह्या छे अने खेडूतोने विपक्ष द्वारा ज भ्रमित
કરવામાં આવી રહ્યા હોવાનું વાત પણ કરી હતી। આ સાથે જ અનાજ ગમે ત્યાં વહેંચી શકાય તેવી ખેડૂતોની માંગ હતી અને ખેડૂતોની એ માંગ મુજબ જ ખેડૂતોને આ જે કૃષિ બિલ છે તેમાં પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યું છે કે ખેડૂત કોઈ પણ વિસ્તારમાં જઈને કોઈ પણ રાજ્યમાં જઈને પોતાનો માલ વેચી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ આ બિલમાં કરવામાં આવી છે। દિલ્હીની આસપાસ જે ખેડૂતો છે જેઓ આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે તેઓને ભ્રમિત કરવામાં આવ્યા હોવાની પણ વાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવી હતી। જોકે પ્રધાનમંત્રીએ સંબોધનની શરૂઆત કચ્છી ભાષામાં બોલીને જ કરી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે શિયાળો અને કોરોનામાં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે। કચ્છમાં આજે બેવડી ખુશી આવી છે। સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર પટેલને પણ યાદ કર્યા હતા। તો જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ ખેડૂતો સાથે પણ મુલાકાત કરનાર છે। બીજી બાજુ જે રીતે દિલ્હીમાં સતત 20 દિવસથી ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। ખેડૂતો પોતાની માંગ પર અડગ છે। ખેડૂતો દ્વારા સતત કૃષિ બિલને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે અને જ્યારે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધન કરતા હોય છે ત્યારે તેઓ એક જ વાત કહેતા હોય છે કે જે આ કાયદા છે તે ખેડૂતોના ફાયદામાં છે। ખેડૂતોને સતત ભ્રમિત કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ વાત ઉપરથી જ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે કે સરકાર દ્વારા જે ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે કૃષિ બિલને પરત લેવાની, તેને લઈને સરકારની સ્પષ્ટતા શું છે તે જોવા મળી રહી છે। કારણ કે ન માત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પરંતુ કોઈ પણ કેન્દ્રીય મંત્રી પર જ્યારે નિવેદન આપતા હોય છે ત્યારે તે ખેડૂત બિલના જે કૃષિ બિલ છે તેનો સારા વાત ગણાવતા હોય છે। અજય યાદવ વધુ જાણકારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। अजय, एक तरफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है 20 दिनों से और दूसरी तरफ आज जब पीएम गुजरात में आए तभी उन्होंने बोला है कि दिल्ली के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से